हेलो मित्रों, आप देख रहे हैं स्टडी विथ राही सर जी। मैं बोल रहा हूँ राम कुमार राही। आज मैं आपको कक्षा 11 की एनसीईआरटी समाज शास्त्र एवं समाज पाठ 1 पर चर्चा करूँगा। तो चलिए अब हम कक्षा 11 की पुस्तक एनसीईआरटी समाज शास्त्र का अध्ययन करते हैं। लेसन पहला है समाज शास्त्र एवं समाज परिचय। हम शुरुआत करते हैं कुछ सुझावों से जो प्रायः आप जैसे युवा विद्यार्थियों के सम्मुख रखे जाते हैं। एक सुझाव प्रायः दिया जाता है कि मेहनत से पढ़ाई करोगे तो जीवन में सफलता पाओगे। दूसरा सुझाव यह होता है कि यदि आप इस विषय अथवा विषयों के समूह की पढ़ाई करेंगे तो भविष्य में अच्छी नौकरी मिलने की ज़्यादा संभावना रहेगी। तीसरा सुझाव इस प्रकार हो सकता है कि किसी लड़के के लिए यह विषय ज़्यादा उपयुक्त नहीं दिखता, अथवा एक लड़की के तौर पर क्या आपके विषयों का चुनाव व्यवहारिक है। चौथा सुझाव आपके परिवार को आपकी नौकरी की शीघ्र आवश्यकता है तो ऐसे व्यवसाय न चुनें जिसमें बहुत ज़्यादा समय लगता हो, अथवा आपको अपने पारिवारिक व्यवसाय में कार्य करना है तो आप इस विषय को पढ़ने की इच्छा क्यों रखते हैं। आइए हम इन सुझावों पर गौर करें। क्या आप सोचते हैं कि पहला सुझाव बाकी 3 सुझावों का खंडन करता है? क्योंकि पहला सुझाव दर्शाता है कि यदि आप कठिन परिश्रम करेंगे तो आप अच्छा कार्य करेंगे और अच्छी नौकरी पाएंगे। इसका दारोमदार स्वयं पर है। दूसरा सुझाव यह दर्शाता है कि आपके व्यक्तिगत प्रयास के अलावा नौकरी का एक बाज़ार है और वह बाज़ार यह निश्चित करता है कि किस विषय की पढ़ाई करने से नौकरी के अवसर ज़्यादा हैं या कम हैं। तीसरा और चौथा सुझाव इस विषय को और भी जटिल बना देता है, अर्थात उलझा देता है। यहाँ केवल हमारे व्यक्तिगत प्रयास और नौकरी का बाजार ही नहीं बल्कि लिंग, परिवार और सामाजिक परिवेश में भी मायने रखते हैं। यद्यपि व्यक्तिगत प्रयासों का बहुत अधिक महत्व है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि वे परिणाम को निश्चित करें। जैसा कि हम देखते हैं, कुछ अन्य सामाजिक कारक भी हैं जो परिणामों को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमने केवल नौकरी का बाजार, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि एवं लिंग का जिक्र किया है। क्या आप अन्य कारकों के बारे में सोच सकते हैं? हम पूछ सकते हैं, यह कौन निश्चित करता है कि एक अच्छी नौकरी क्या है? क्या एक अच्छी नौकरी के बारे में सभी समाजों की सोच एक जैसी है? क्या इसका पैमाना पैसा है अथवा सम्मान या सामाजिक मान्यता या व्यक्तिगत संतुष्टि जो एक नौकरी की हैसियत का निर्धारण करते हैं? क्या संस्कृति एवं सामाजिक मानक की भी इसमें कोई भूमिका होती है? प्रत्येक विद्यार्थी को तरक्की हेतु मेहनत से अध्ययन अवश्य करना चाहिए, लेकिन वह कितना अच्छा कर पाता है यह सामाजिक कारकों के एक पूरे समुच्चय
द्वारा निर्धारित होता है। नौकरी का बाजार अर्थव्यवस्था की ज़रूरतों से परिभाषित होता है। अर्थव्यवस्था की ज़रूरतें भी पुनः सरकार को आर्थिक एवं राजनीतिक नीतियों पर निर्भर रहती हैं। किसी विद्यार्थी की नौकरी के अवसर इन विशिष्ट राजनीतिक आर्थिक आंकड़ों के साथ साथ उसके परिवार की सामाजिक पृष्ठभूमि से भी प्रभावित होते हैं। यहाँ से हमें इस बात की प्रारंभिक ज्ञान मिलता है कि किस प्रकार समाजशास्त्र मानव समाज का एक अंतः संबंधित समग्र के रूप में अध्ययन करता है। और किस तरह समाज और व्यक्ति एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं। उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में विषय के चुनाव की समस्या विद्यार्थी का व्यक्तिगत मामला है। इसके बावजूद अधिकांश विद्यार्थी इस समस्या से प्रभावित रहते हैं। अतः प्रत्यक्ष है कि यह एक व्यापक जनहित का मुद्दा है। समाजशास्त्र का एक कार्य व्यक्तिगत समस्या और जनहित मुद्दे के बीच संबंध को स्पष्ट करना है। यह इस अध्याय की पहली विषय वस्तु है। हम यह पहले ही देख चुके हैं कि एक अच्छी नौकरी का अर्थ भिन्न भिन्न समाजों में भिन्न भिन्न है। किसी व्यक्ति के लिए किसी नौकरी की सामाजिक प्रतिष्ठा कितनी है अथवा नहीं है, यह उस व्यक्ति के प्रासंगिक समाज की संस्कृति पर निर्भर करता है। प्रासंगिक समाज का क्या अर्थ है? क्या इसका अर्थ है कि समाज जिससे वह संबंधित है, व्यक्ति किस समाज से संबंध रखता है? क्या यह पास पड़ोस है? क्या यह समुदाय है? क्या यह जाति या जनजाति है? क्या यह उसके माता पिता की व्यापारिक दायरा है? क्या यह राष्ट्र है? इस प्रकार इस अध्याय का दूसरा बिंदु यह है कि वर्तमान समय में व्यक्ति कैसे एक से अधिक समाजों से जुड़ा हुआ है और समाज कैसे असमान होते हैं। तीसरा, यह अध्याय इसका परिचय देता है कि समाजशास्त्र में समाज का विधिवत अध्ययन किया जाता है। यह अध्ययन दार्शनिक और धार्मिक अनुचिंतन एवं साथ ही समाज के रोज़मर्रा के सामान्य प्रेक्षण से एकदम अलग है। चौथी बात, इस समाज के अध्ययन का यह अलग तरीका ज़्यादा अच्छी तरह से समझा जा सकता है यदि हम पीछे मुड़कर बौद्धिक विचारों एवं भौतिक स्थितियों पर ऐतिहासिक दृष्टि डालें, जिसमें समाजशास्त्र का जन्म एवं विकास हुआ। ये विचार एवं भौतिक विकास मुख्यतः पाश्चात्य थे, परंतु उनसे परिणाम विश्वव्यापी थे। पांचवें, हम इस विश्वव्यापी पक्ष एवं तरीके को देखते हैं जिसमें भारत में समाजशास्त्र का आगमन हुआ। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि जिस प्रकार हम में से प्रत्येक को अपनी अलग एक जीवनी है, उसी तरह एक विषय की भी जीवनी होती है। विषय के इतिहास को समझने से विषय को समझने में सहायता मिलती है। अंत में समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र एवं अन्य विषयों से इसके संबंधों की चर्चा की गई है। समाजशास्त्री कल्पनाएं, व्यक्तिगत समस्याएं एवं जनहित के मुद्दे। हमने अपनी शुरुआती कुछ सुझावों के एक समुच्चय के साथ की थी।
जिसमें हमारा ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि व्यक्ति और समाज एक समाजशास्त्री कल्पना हमें इतिहास और जीवन कथा को समझने एवं समाज में इन दोनों के संबंधों को समझाने में सहायता करती है। यही इसका मुख्य कार्य है। इसका वायदा भी शायद सबसे अधिक परिणामदायक विभेद जिसके द्वारा समाजशास्त्री कल्पना कार्य करती है वह व्यक्तिगत समस्याओं और सामाजिक संरचना के जनहित के मुद्दे के बीच हैं। जब किसी को व्यक्तिगत या अपने आसपास के लोगों के साथ संबंधों में कठिनाइयाँ हो जाती हैं तब वह उसे स्वयं प्रत्यक्ष व निजी रूप से ज्ञात सीमित सामाजिक दायरे में सुलझाता है। इन मुद्दों का संबंध व्यक्ति के निजी जीवन तथा स्थानीय वातावरण से परे होता है। समकालीन इतिहास के तथ्य पुरुषों और स्त्रियों की सफलता और असफलता के तथ्य भी हैं। जब एक समाज का औद्योगिकरण होता है, एक किसान श्रमिक बन जाता है, एक सामंत समाप्त हो जाता है या व्यवसायी बन जाता है, जब कोई वर्ग उठता है या गिरता है, एक व्यक्ति रोज़मर्रा युक्त अथवा बेरोजगार हो जाता है, जब विनियोग की दर ऊपर से नीचे जाती है, आदमी का मन उछलता है या टूट जाता है, जब युद्ध होता है, एक बीमा एजेंट रॉकेट लॉन्चर बन जाता है, एक स्टोर का क्लर्क रडार मैन बन जाता है, एक पत्नी अकेली रह जाती है, एक बालक पिता के बगैर बड़ा होता है, एक व्यक्ति की जिंदगी ही हो या एक समाज का इतिहास, दोनों को जाने बिना समझा नहीं जा सकता है। राइट मिल्स 1959 में लिखा। एक ग्रह विहीन दंपत्ति दूसरे से परस्पर किस प्रकार संबंधित हैं, यह एक ऐसा बिंदु है जिस पर समाजशास्त्री पीढ़ियों से विचार विमर्श करते आ रहे हैं। सी राइट मिल्स समाजशास्त्री कल्पनाओं पर अपनी दृष्टि मुख्यतः इस बात को सुलझाने पर टिकाते हैं कि किस तरह व्यक्तिगत और जनहित परस्पर संबंधित हैं। समाजों में बहुलताएं एवं असमानताएं। समकालीन विश्व में एक प्रकार से देखा जाए तो हम एक से ज़्यादा समाजों से जुड़े हुए हैं। हम विदेशियों के बीच हमारे समाज की बात करते हैं तो हमारा मतलब भारतीय समाज से हो सकता है, लेकिन भारतीय के बीच हमारे समाज को भाषा, समुदाय, धर्म या जाति अथवा जनजाति के संदर्भ में भी लिया जा सकता है। यह विविधता इस बात का निर्णय करने में कठिनाई पैदा करती है कि हम किस समाज की बात कर रहे हैं, लेकिन शायद लगता है कि समाजों का खाका खींचने की समस्या अकेले समाजशास्त्रियों की ही नहीं है, जैसा कि नीचे दी गई टिप्पणी से प्रकट होता है। अपनी फिल्मों में क्या दिखाया जाए इस पर चर्चा करते हुए मशहूर भारतीय फिल्मकार सत्यजीत राय हैरानी से कहते हैं, आप अपनी फिल्मों में क्या रखेंगे, आप क्या छोड़ सकते हैं? क्या आप शहर को पीछे छोड़कर गाँव में जाएंगे जहाँ विशाल चारागाहों में गायें चरती हैं और चरवाहे बांसुरी बजाते हैं? आप यहाँ एक साफ सुथरी एवं ताज़ा तरीन फिल्म बना सकते हैं जिसमें एक नाविक के गीतों की सी मोहक लय होगी, अथवा आप इतिहास में पीछे महाकाव्यों में जाएंगे जहाँ दैत्यों और देवों ने महान संग्राम में
हिस्सा लिया था, जिसमें भाइयों ने भाइयों का संहार किया, अथवा आप वहीं ठहरे रहेंगे जहां आप हैं। वर्तमान में यही इस विकट भीड़ भाड़ चकाचौंध भरे शहर के बीचों बीच और इसके कोलाहल दृश्य और दृश्यों और परिवेशों के विरोधाभासों से स्वर मिलाने का प्रयास करेंगे। यह समाजशास्त्र के सम्मुख मुख्य प्रश्न है कि समाज में किस चीज़ पर ध्यान केंद्रित किया जाए। हम सत्यजीत राय की टिप्पणी पर पुनः जाते हैं तो स्तब्ध होते हैं कि क्या उनके द्वारा किया गया गांव का चित्रण रोमांटिक है। एक समाजशास्त्री के नज़रिए से गांव के एक दलित एक नीचे दिए गए चित्रण की इससे तुलना करना उल्लेखनीय होगा। जब मैंने उसे पहली बार देखा, वह गांव की छप्पर की छत वाली चाय की दुकान के सामने धूल भरी सड़क पर बैठा था, जानबूझकर अपना गिलास और प्लेट अपने बगल में रखे हुए, जो दुकानदार के लिए मूक संकेत था कि अछूत को चाय खरीदनी है। मुझे मूली एक 40 वर्षीय 5 से मैले हुए दांतों वाला मरियल सा व्यक्ति था, जिसके लंबे बाल पीछे की तरफ लटके हुए थे। फ्रीमैन 1978। अमर्त्य सेन का उद्धरण शायद इसका ज़्यादा अच्छी तरह वर्णन करेगा कि किस प्रकार असमानता समाजों के बीच केंद्रीय बिंदु है। कुछ भारतीय अमीर हैं, अधिकांश नहीं हैं। कुछ बहुत अच्छी तरह शिक्षित हैं, अन्य निरक्षर हैं। कुछ विलासिता की जिंदगी बसर करते हैं, जबकि दूसरे थोड़े से पारिश्रमिक के बदले कठोर परिश्रम करते हैं। कुछ राजनीतिक रूप से शक्तिशाली होते हैं, लेकिन दूसरे किसी भी चीज़ को प्रभावित नहीं कर सकते। कुछ के पास जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए अनेक अवसर हैं, जबकि अन्य के पास अवसरों का नितांत अभाव है। कुछ के प्रति पुलिस का व्यवहार सम्मानजनक रहता है, जबकि अन्य कुछ के लिए अत्यधिक असम्मानजनक। ये समानता के कुछ विभिन्न प्रकार हैं, जिनमें से प्रत्येक के लिए गंभीर चिंतन की आवश्यकता है। अमर्त्य सेन, प्रकाशित 2005, 2010-11। अब वीडियो ज़्यादा लंबी होने के कारण मित्रों, मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।